चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेकम एकेडमी। कल की क्लास में आपने सीखा था कि कैसे किसी लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। याद है ना? कैसे किसी लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है उसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। उसी चीज को अगर आगे बढ़ाया जाए तो सबने याद कर लिया होगा कि सर एफ प्रोपोर्शनल 1/n जैसा कुछ लिखा था, नहीं लिखा था? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ बहुत कम होगी, और इसीलिए कलर के हिसाब से आपने ये तो डायरेक्ट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर। कोई लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए वो लाइट को बहुत ही ज्यादा मोड़ देगा। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट को मोड़ना, ओरिजिनल पाथ से कितना मोड़ सकता है, वही काम कर रहा है। दूसरा, वायलेट की वेवलेंथ लैम्डा ऑफ वायलेट कलर कम होती है और लैम्डा ऑफ रेड कलर ज्यादा होती है। कॉचीज थ्योरम यह कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर किस पे ज्यादा होगा, ज्यादा वेवलेंथ वाले पर या कम वेवलेंथ वाले पर? जिसकी वेवलेंथ कम होगी क्या उसके लिए एनवी की वैल्यू ज्यादा होगी, है कि नहीं, और एनआर की वैल्यू कम होगी। अब इस हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ रेड ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और फोकल लेंथ ऑफ वायलेट क्या होगी? कम होगी। ये हो गया लेंस के ऊपर, केवल लेंस के ऊपर और कलर के ऊपर। अब अगर हम आसपास के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दे तो, समझ रहे हैं? जैसे मान लो अभी तक जो रेज थी वो जा रही थी हवा से कांच में, अब मैं हवा हटा करके मैं लेंस को किसी मीडियम में रख दूं, जैसे मान लो किसी लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL हो। अब सोचो, अब तो चेंज हो गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने पर आसपास का डेरिवेशन आपने कब किया था? जब दोनों साइड क्या था, हवा, एयर, N2/N1 आया था दोनों साइड, लेकिन अब N2/N1 नहीं आ सकता। अब क्या होगा? अब तो दिक्कत आ गई। उस लेंस को हमें पढ़ना है किसमें? किसी डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग में। जैसे कि मान लो ये आपका लेंस है NG, लेंस क्या है? NG, और इसको मैंने किसी लिक्विड में रख दिया, चारों तरफ NL और NL। अब दोनों तरफ सेम सेम रखा है। अगर दोनों तरफ अलग अलग होता, अगर इधर NL हो और इधर कुछ और हो, तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा जो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट कहता है, जो कि करा गया था जिस हिसाब से, ठीक। लेकिन अगर दोनों तरफ NN/LL ही हो, दोनों तरफ सेम सेम ही हो, तो उसका करने का तरीका कुछ इस हिसाब से होता है कि सबसे पहले आप इस लेंस के बारे में देखिए। अगर जब ये हवा में रखा था, ठीक है, जब ये किसमें रखा गया था? हवा में रखा गया था, तो हवा में रखने पर इसकी फोकल लेंथ क्या लिखी गई थी? 1/FA लिख सकता हूं। सपोज दैट अभी हवा ही है चारों तरफ, NA और NA, इसका कर्वेचर R1, इसका कर्वेचर R2, तो अभी तो सब चारों तरफ हवा हवा ही है, तो आप क्या लिखोगे? 1/FA, हवा में फोकल लेंथ बताने चल रहे हो इसकी, इक्वल टू क्या लिखोगे? ANG-1। अरे तुम ऐसे नहीं लिखे थे, तुमने ऐसे लिखा था NG/NS, NS सराउंडिंग में क्या ले रखा है तुमने? हवा, एयर। तुम्हें ये याद होना चाहिए, NG/N सराउंडिंग, ये याद होना चाहिए बस, -1, और यहां लिखोगे 1/R1 - 1/R2। अरे तो NG/NA को मैं ये तो लिख ही सकता हूं ना, ANG -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये तो हवा में है उस लेंस की फोकल लेंथ, जो कि हमें इजीली पता होगी। इसके लिए हमें आसपास में एक मान करके निकाला जा सकता है। मान लो ना भी दिया हो ना, और किसी लिक्विड में ड्रॉप करके रखा हो, तो भी आप पहले ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक। तो हवा में फोकल लेंथ पता लग जाएगी कि इसकी हवा में एक्चुअल में क्या हो सकती है। मान लो आपको ये सवाल आए और आपके चारों तरफ पानी डुबो के रखा गया हो, पानी में डुबो के रखा गया और पूछे बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? उसकी हवा में फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेना, किनारे किनारे क्या मान करके? एयर है, ठीक। ये हो गया सवाल लगाने का तरीका। आधा सवाल लग चुका है, अब आधा और लगाते हैं। आधा लगाने का तरीका क्या है? अब इसके किनारे किनारे एयर ना रखो, उस लिक्विड को रख दो जो आप रखना चाहते थे, किसी लिक्विड में या किसी डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम में, ठीक। कोई भी मीडियम, NM लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहो। फिलहाल मैंने लिक्विड रखा ताकि आप समझ सको। अब मैं क्या करता हूं, इसकी फोकल लेंथ बताता हूं किसमें? हवा में, सॉरी हवा में नहीं, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो उसका फार्मूला क्या लिखा जाएगा? अभी तक जब हवा में था तो रेज जा रही थी एयर से ग्लास में, तो आपने लिखा ANG, है कि नहीं है? आपने क्या लिखा? ANG। और अब यहां पर मैं लिखूंगा, अब है लेंस ही, लेंस की फोकल लेंथ लिखना है मुझे, तो लेंस की फोकल लेंथ लिखना है, तो अब जो रेज है उसको जाना कहां से कहां चाहिएगा? लेंस नहीं, लिक्विड से ग्लास में, लिक्विड से ग्लास में ही तो जाएगी ना, तो मैं लिखूंगा LNG-1। ये समझ में आया? ये वाला LNG कहां से आ गया?
ठीक है, सवाल लगाते समय केवल यही सब ध्यान देना पड़ेगा, तभी सवाल लगेगा। एलएनजी कहां से आया? पहले तुमने हवा में बताया था, तो ये हवा था, ये क्या था? ग्लास। तो रेज हवा से कांच में जा रही थी, तब आपने लिखा था एएनजी। अब आपने क्या ले लिया है? अब आपने, ये तो ग्लास ही है बट आसपास क्या रख दिया है? लिक्विड। तो लिक्विड रख दिया, तो अब रेज कहां से कहां जा रही है? लिक्विड से ग्लास में, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया गया? LNG -1। और दोनों तरफ सेम सेम है, इसलिए मैं ये लिख पाया। अगर ऐसा ना होता तो मुझे स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन जैसा करना पड़ता। इंटू 1/R1 - 1/R2, है ना? अब ध्यान से देखो, दोनों में क्या चीज कॉमन है? कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दोनों में कॉमन है? क्या अगर मैं दोनों का रेशियो लूं तो क्या ये दोनों चले जाएंगे? FL ऊपर जाएगा, FA नीचे रहेगा। तो अगर मैं डिवाइड करूं, रेशियोज लूं, तो आप लोग लिखोगे FL/FA। क्या लिखा जाएगा? सही है, FL/FA इज टू, आप लोग लिखोगे सर ANG -1 अपॉन क्या चीज? LNG -1। और इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं, क्योंकि FA तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या FL हमें कैलकुलेट करने को पूछेगा कि बताओ इसकी लिक्विड में, इस फ्लूइड में, इस पानी में कितनी फोकल लेंथ हो जाएगी? क्या ANG पता रहेगा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये। अरे लेंस का ही तो है ये। तो हमें किसका किसका पता होना चाहिए? लेंस का, और यहां पर L, क्या लिक्विड का भी पता होना चाहिए? इसको अगर तोड़ोगे तो क्या लिखा जाएगा? LNG को तोड़, LNG NG अपॉन, आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा जानबूझ के? ये नहीं बताएगा, केवल दे देगा लिक्विड का इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का इतना है। तो ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है, क्योंकि डायरेक्ट दे रहा है। एब्सोल्यूट है तो आप क्या चिपका दो? एयर। लिख सकता हूं क्या? तो जहां LNG है वहां मैं क्या लिख सकता हूं? ANG अपॉन ANL। क्या लिखा जा सकता है? ANG अपॉन ANL लिखा जा सकता है, यानी ऊपर वाला सही है, ANG -1 अपॉन नीचे वाले में मैं क्या लिख सकता हूं? जहां LNG -1 है वहां मैं लिखूंगा ANG अपॉन ANL -1। ANG अपॉन ANL -1। अरे सही लिखा है। क्या ANL इधर जाएगा? हाँ, एलसीएम क्या आएगा यहां पर? ANL, और ANL इधर जाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा? ANG -1 अपॉन ANG -ANL अपॉन, ऊपर जा चुका है ANL। क्या फार्मूला समझ में आया? फार्मूला तुम्हारे पास क्या आया? डायरेक्ट फोकल लेंथ बताने का। समझो ये न्यूमेरिकल ही कराया जा रहा है, दिस इज न्यूमेरिकल, ये कोई डेरिवेशन कंसीडर मत करना। कैसे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, कैसे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड तो नहीं करा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे कैसे डिपेंड करता है, उन सबको बताने का तरीका तुम्हारे पास है। सबसे पहला तुमने सीखा था कि अगर हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो फोकल लेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरा तुमने देखा कलर के लिए लेकर के, अगर वायलेट होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? उसकी फोकल लेंथ कम होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर उस पर ज्यादा होगा और ज्यादा पावरफुल अटैक करेगा उसके ऊपर। और इस हिसाब से तुम्हारा मेन फार्मूला क्या आया तुम्हारे पास? FL/FA इज टू, क्या लिखा गया फार्मूला? FL/FA इज टू ANG -1 इंटू ANL अपॉन ANG -ANL। व्हाट इज L? लिक्विड। NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, द्रव का अपूर्णांक, जिस द्रव में उसको डुबोया गया होगा। तो ये हो गया आपका। देखो ये फार्मूला कितना काम है, क्या ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना? ये आपको पढ़ाया गया है। अब इसके बेसिस पर आपको 3 केसेस कराए जाते हैं यहां पर इस फार्मूले में। ध्यान से देखो, क्या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव? कॉन्वेक्स हो, जब हवा में तुम फोकल लेंथ निकालोगे तो अगर कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, और कॉनकेव होगा तो क्या आ जाएगी? जो भी होना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी तुम नहीं ध्यान रखता। ANG -1 जिंदगी भर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बताइए। ANG -1 जिंदगी भर, क्योंकि ANG होता कितना है? 1 से बड़ा 1.5, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव होगा। ANL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव ही रहा। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होना है, क्या नीचे वाला हो सकता है? अगर ANG ज्यादा है और ANL कम हो, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो और इसका ज्यादा हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या पॉजिटिव ही रहेगा? ये वाला रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर ये रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा और यहां क्या होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये पॉजिटिव ही रहेगा तो नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। अब अगर मान लो ANG कम हो जाए और ANL ज्यादा हो जाए, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दिया तुमने और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया, तो क्या वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी?
अगर वैल्यू नेगेटिव आई और मान लो तुमने यहां निकाला था कॉन्वेक्स का, तो यहां तो पॉजिटिव था, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, क्या फोकल लेंथ बदल गई? नेचर तो बदल गया ना, नेचर वही रहेगा, बदल जाएगा। तो उसी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे केस नंबर 1, और केस 1 सबसे इजी है। केस देख लेते हैं, केसेस। केस 1, इफ ANG इज ग्रेटर देन ANL, तो खुद से देखो, FA पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव, उसका मल्टीप्लाई किससे होने जा रहा है? ANG इज ग्रेटर देन ANL, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये वाला ध्यान देना है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी? तो इसका मतलब है FL अपॉन FA क्या आने वाला है? ओवरऑल ये वाला डेटा आएगा पॉजिटिव, तो ये इंप्लाइज करेगा पॉजिटिव रिजल्ट को, और ये बताएगा कि आप पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से कराओगे तो पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स रहेगा, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से कराओगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, मतलब कॉनकेव का कॉनकेव ही, अवतल का अवतल ही रहेगा। नेचर में कोई परिवर्तन, नो चेंज इन नेचर, लेंस की प्रकृति बदलेगी या वही रहेगी? तो कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, और कॉनकेव होगा तो कॉनकेव ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस आप क्या ले सकते थे कि सर अगर ANG कम पड़ जाए और ANL ज्यादा, यानी जो बाहर का है सराउंडिंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब लेंस पड़ गया कमजोर और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर्यावरण का अपवर्तनांक बढ़ गया, ऐसे केस में आप क्या लिखोगे? सीधे सीधे भाई लेंस कमजोर पड़ गया, तो अगर लेंस कमजोर पड़ गया तो समझ जाओ लेंस का नेचर बदल गया। लेंस का नेचर अगर वो कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स होगा तो कॉनकेव हो जाएगा, सीधी सी बात है। अरे निगेटिव आएगा भाई, रिजल्ट क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा रिजल्ट जो भी आएगा FL अपॉन FA क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव बताएगा कि हाँ नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, अवतल का उत्तल, उत्तल का अवतल। ठीक है, ये सब जो बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल ही है, जब लगाओगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि नेचर बदलेगा या नहीं। नेचर चेंज हो जाता है, नेचर चेंजेस, प्रकृति बदल जाएगी लेंस की। भाई खुद से सोचो, आपने इस पूरे को सॉल्व किया, तो इसलिए मैंने तुमको पहले कहां फोकल लेंथ कैलकुलेट करवा दी थी? हवा में। फोकल लेंथ इन एयर पहले ही कैलकुलेट करवा दी थी, और वहां से कैलकुलेट करने के बाद मुझे ऑब्जर्व हुआ कि भाई यहां जो भी, मान ले यहां पर तुम्हारा फोकल लेंथ तुमने कॉन्वेक्स का निकाल रखा था, वो तुम्हारा पॉजिटिव आया, सवाल लगाते गए पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव रहा ना, उस पॉजिटिव का इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराओगे, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, बढ़ेगी घटेगी वो बात अलग की है, ठीक है, लेकिन इस पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराओगे कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो फोकल लेंथ इन लिक्विड सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो आपने सॉल्व किया और आपका FA क्या आया है? नेगेटिव, मतलब कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है, और ये डेटा भी प्लस है, ये डेटा भी क्या है? प्लस, अभी भी प्लस है, इस वाले केस में अभी भी प्लस है, और प्लस का मल्टीप्लाई फिर नेगेटिव से कराओगे तो क्या रहने वाला है? नेगेटिव, यानी कुछ चेंज नहीं आ रहा है। चेंज तो तब आएगा जब आपके पास या तो ये हो या तो ये हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने क्या कर दिया है? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जो द्रव है चारों ओर का माध्यम, उसका अपवर्तनांक क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। जब सराउंडिंग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो नेचर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। भाई मान ले तू ये सिलेक्ट करके चला, तुमने क्या लिखा? सर FL अपॉन FA, मेरा FA में FA कैसा है? पॉजिटिव, और यहां क्या आ गया तुम्हारा? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब तो तुम्हारा पहले कॉन्वेक्स था, अब किस में आ चुका है? कॉनकेव में आ चुका है। यही तरीका होता है सारे सवाल को करने का। आइए करते हैं तीसरा केस। नेचर चेंज हो जाता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉन्वेक्स कन्वर्ट इनटू कॉनकेव, और कॉनकेव कन्वर्ट इनटू कॉन्वेक्स। तीसरा क्या हो सकता है, कोई बताएगा? तीसरा क्या हो सकता है, कोई बताएगा? केस 1 ज्यादा है, केस 2 कम है, केस 3 बराबर होगा। अब सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मीडियम बदले और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बदले, मुड़ेगी या सीधी चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। सीधी सी बात है, ये तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्या ये समतल कांच की प्लेट नहीं हो जाएगा? एकदम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे आई और सीधी जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? ये अगर ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे आएगी वैसे सीधी चली जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। अब सर वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, कहां से देखेगा? उसको देखने का तरीका ध्यान से देखो। ANG माइनस ANL कितना हो जाएगा अगर दोनों सेम होगा तो? 0। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। FL अपॉन FA अनंत हो जाएगा, तो FL बराबर लिक्विड में फोकल लेंथ उसकी इन्फिनिटी आएगी।
इन्फिनिटी आने का मतलब खुद ही देखो ध्यान से, ये इंप्लाइज करेगा रिजल्ट क्या होगा 0 FL अपॉन FA, जो भी फोकल लेंथ होगा FL अपॉन FA क्या वो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, यानी FL क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, लेंस में फोकल लेंथ इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ इन्फिनिटी या तो प्लेन मिरर की होती है या तो प्लेन ग्लास स्लैब की होती है। बस समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है अनंत, इनफाइनाइट पर ही मिलाता है वो। तो सीधी सी बात है। अब ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक्ट करेगा ऐसा एक्ट करेगा कि जैसे मानो कैसे एक्ट करेगा, समतल कांच की प्लेट, दर्पण कहां से आ जाएगा, मिरर कहां से आ जाएगा इसमें, समतल लेंस बोला ही नहीं जाता, समतल कांच की प्लेट, यानी मान लो जो भी, ऐसे ध्यान से देखो ये, और ये मैंने किसी मीडियम में भर रखा है, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका भी 1.5 है और इसका भी क्या है, ये लिक्विड ये ग्लास, तो जो भी रेज मान लो ऐसे आ रही होंगी ना वो ऐसे ही चली जाएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं है, कोई डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन वैसे भी पैरेलल ग्लास, इसमें डेविएशन लेंस में वगैरह में होता है, पैरेलल ग्लास स्लैब में नहीं होता है, बिल्कुल जीरो डेविएशन होता है, इसमें रास्ता भी नहीं बदलेंगी, वो सीधे चली जाएंगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। तो कैसा बिहेव कर रहा है, एक्ट्स लाइक, बताइए जो सिस्टम होगा, जो पूरा निकाय है वो कैसा एक्ट करेगा, एक्ट्स लाइक समतल कांच की प्लेट, एक्ट्स लाइक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब कांच का गुटके जैसा वो एक्ट करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल, ठीक, ये था कैसे मीडियम पे डिपेंड करती है, कंप्लीट है। अब इसमें एक और बात पढ़ाई जाती है, पहले नोट कर लो फिर आगे बता दें। चलिए कर लिया इतना, डेरिवेशन हो गया, फार्मूला याद हो गया, फार्मूला क्या है, FL अपॉन FA, हमेशा याद रखना, जब भी सवाल आएगा तुम हमेशा हवा में फोकल लेंथ बता देना, सबसे पहला काम यही कर देना, हवा में बता देना, उसके बाद आगे सॉल्व करना। FL अपॉन FA इक्वल्स टू ANG माइनस 1 इंटू NL अपॉन ANG माइनस ANL, यही केवल फार्मूला है, यही बार देखोगे 2 बार देखोगे याद हो जाएगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर न्यूमेरिकल करे जाएंगे आगे। अगला आता है आपका पावर ऑफ लेंस, क्या चीज, पावर ऑफ लेंस, जैसे पावर ऑफ मिरर होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता है, वैसे पावर ऑफ लेंस होता होगा, पावर ऑफ मिरर, तो वही चीज है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, सारी चीजें सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करा जाएगा, वैसे तो पावर और के चक्कर में अगर मैं आपको बताऊं तो पावर ऑफ लेंस बताने के लिए वो सब डायग्राम वगैरह छोड़ो, तुम सीधे सीखो, कोई लेंस है, ये कैसा लेंस है और ये कैसा लेंस है, ये उत्तल और ये, इसमें कोई एक अभिसारी है कन्वर्जिंग है, कोई एक डाइवर्जिंग है अपसारी है, पहला कन्वर्जिंग दूसरा डाइवर्जिंग, तो वेरी गुड। अब ये ध्यान से देखो, ये ऐसे मोड़ा और इसके बगल एक और लेंस रखा ये ऐसे मोड़ा, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, मान लो मैं ये लेंस L1 रखूं ये लेंस L2 रखूं, तो आप लोग डिफाइन करोगे सर दूसरे वाले में क्या देर में मोड़ पा रहा है, अब पहले वाले में जल्दी, पहले वाले में जल्दी मोड़ पा रहा है, इसका मतलब किसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है। इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से देखो, ये ऐसे मोड़ा और ये यहां पर मोड़ा, और दूसरे वाले में ध्यान से देखिए ये ऐसे मोड़ रहा है और ऐसे कर पाया, ये बताए पहला और दूसरे में किसकी पावर ज्यादा कहोगे, पावर डिफाइन करने का पैरामीटर क्या है, एक सेकंड, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पावर डिफाइन किसके बेसिस पर करोगे, क्या देख करके बता रहे हो, फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, और फोकल लेंथ कम है तो मैंने सीधे सीधे लिखा P इक्वल टू 1 अपॉन F, सही लिखा है, ये तब लिखूंगा जब ये मीटर में हो, अगर ये सेंटीमीटर, और इसके लिए यूनिट लिखी जाती है बेटा डायोप्टर, यूनिट क्या है इसकी, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से लिखा जाता है, पावर की यूनिट। और ये कब डायोप्टर कब डिफाइन है, जब फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में। सर कई बार तो हमारे सवाल फोकल लेंथ किस में दी गई होती है, लेकिन डायोप्टर किसके लिए डिफाइन है, तो 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो इसको किससे डिवाइड करो, 100 से, 100 गया ऊपर, तो 100 अपॉन F सेंटीमीटर, क्या अब मैं डायोप्टर लिख सकता हूं, अब डायोप्टर लिखा, तो फोकल लेंथ, सॉरी पावर किसे कहते हैं, का पावर कुछ नहीं है बल्कि क्या फोकस दूरी का रिवर्स है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्लियर हो गया सब, पावर एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, धन्यवाद।